Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is capital gain. टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे कि ये जो कैपिटल गेन लग जाता है ना, किस पे लगता है कैपिटल गेन? जब आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच देते हो, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट आप बेच देते हो, शेयर्स आप सेल कर रहे हो, या फिर आपके पास गोल्ड है, यानी कि जो भी आपके ऊपर कैपिटल एसेट्स हैं उसको आप सेल करते हो, तो जो गेन आता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अब क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? गोल्ड बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? अगर लगेगा तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है? ये क्वेश्चन ना बार बार आ रहा है। हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया कि बताओ जगमोहन, मैंने एक इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच दिया है, तो क्या इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच के अगर दूसरा इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद लेते हैं, फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या टैक्स नहीं लगेगा? ओके, चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं आज के डिस्कशन के अंदर, आज की वर्किंग के अंदर। ओके, तो मैं अभी आपके सामने कंप्लीट डिटेल लेकर आया हूं कैपिटल गेन की। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर ये कैपिटल एसेट क्या होता है। देखिए, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ऐसे ऐसे ये वो हैं जिसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक लेते हो। इसको डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है कि इनका नाम है कैपिटल एसेट। जब आप इसको सेल करोगे तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन किंतु परंतु अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पे टैक्स लगता ही नहीं। मतलब मतलब ये कि वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जो लिमिट है, यानी कि वो अर्बन, शहरी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ग्रामीण एग्रीकल्चर लैंड है। अब ग्रामीण एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन क्या है? अगर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट से 8 किलोमीटर से बाहर होती है तो उसको हम बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड। उसको खरीदो बेचो, कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन अर्बन पे है। तो ये कैपिटल गेन होते कितने प्रकार के हैं? दो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है, आप बात कर लो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप 24 मंथ्स या उससे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो, खरीदी, 24 महीने आपके पास है, और उसके बाद बेची, तो जो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा ना, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अगर 24 महीनों के अंदर अंदर बेच दी तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो फिर टैक्स का रेट क्या है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, और जो शॉर्ट टर्म है ना, जो कैपिटल गेन हुआ, वो आपकी नॉर्मल इनकम बन गई। नॉर्मल इनकम मतलब कि ये इनकम अब आपकी, अगर 10 लाख से ऊपर की आपकी ऑलरेडी इनकम है, 10 लाख से ऊपर की ऑलरेडी इनकम है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे? कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, बेच दी 1 करोड़ 20 लाख की, 24 महीने के अंदर अंदर 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो ये आपकी नॉर्मल इनकम क्या थी? 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख से ऊपर तो टैक्स का रेट क्या है? 30% है ना। तो यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी इनकम में ऐड हो गया तो 30% पे टैक्सेबल हो गया। समझ गए? ओके, आप कह रहे हो समझ गए जगमोहन, टैक्स का रेट तो पता ही था, कैपिटल असेट भी पता ही था। हाँ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में तुमने बताया कि उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, वो बात एक नई समझ में आई। एक और समझ लो, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होती है? महंगाई। जो चीज सन 2001 में 100 रुपए की थी, वो आज ना 363 रुपए की हो गई है, यानी कि 100 रुपए का माल 363 का हो गया, महंगाई बढ़ गई है। तो किसी ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि अगर मैंने कोई चीज उस जमाने में खरीदी थी और आज बेच दी, तो भाई साहब मुझे कैपिटल गेन कहाँ हुआ, प्रॉफिट कहाँ पर हुआ? ये तो महंगाई मार गई। हाय, ये महंगाई मार गई। तो एटलीस्ट इंडेक्सेशन का, इन्फ्लेशन का तो हमें बेनिफिट देना चाहिए।
तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वो 24 महीने से ज्यादा होल्ड आपने की है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। अगर अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्लॉट है, जैसे कि लैंड है, तो उसके लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना वो 36 मंथ्स का है। गोल्ड के लिए 36 मंथ्स का है। तो अगर आपने 36 मंथ्स के बाद सेल कर दिया और उसके ऊपर आपको गेन हो गया, तो अब ये देखा जाएगा कि जिस साल आपने खरीदा था उस समय इंडेक्स का रेट क्या चल रहा था, और जिस साल आपने बेचा उस साल इंडेक्स का रेट क्या चल रहा है, यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है। तो अपनी कॉस्ट को ना उस महंगाई के हिसाब से बढ़ा लो। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की 1 अप्रैल 2000 को, 1 करोड़ की खरीदी, और आपने ना वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेच दी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में बेच दी, तो क्या 2 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा? भाई 1 करोड़ की चीज को जब 3 करोड़ में बेचेंगे तो प्रॉफिट तो 2 करोड़ का हो गया। तो क्या टैक्स 2 करोड़ पे लग जाएगा? खरीदी कब थी? 1 अप्रैल 2000 में खरीदी थी। बेची कब है? अभी बेची है, 31 मार्च 2024 के अंदर। तो ऐसा है, 1 करोड़ की जो खरीदी थी ना उसको बटा करो उस साल के इंडेक्स से, वो कितना था? 100। और अभी इंडेक्स कितना चल रहा है? 363। तो 1 करोड़ बटा में 100 गुना में 363 कितना हो गया? 3 करोड़ 63 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कॉस्ट ही 3 करोड़ 63 लाख की है और बेची मैंने 3 करोड़ की है, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो क्या नुकसान हो गया? तो यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। आप कह रहे हो जगमोहन समझ गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिखा दो तुम क्या कहना चाहती हो। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है? अरे कुछ नहीं, यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पब्लिश किया हुआ है। ये मैं आपको ले गया JSA.net.in की साइट के ऊपर, और यहाँ पर चलते हैं नॉलेज बैंक के अंदर, और यहाँ हम चले यूटिलिटी के अंदर, और यूटिलिटी के अंदर कहाँ पर है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? कहाँ हो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? कहाँ हो? ऊपर हो क्या? कहाँ चले गए? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तुम कहाँ चले गए? कैलकुलेटर में तो नहीं नजर आ रहे हो तुम, यूटिलिटी में थे तुम तो पहले। हाँ ये है ना, यूटिलिटी में ही तो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। चल गया अंदर। ये देखो, ये देखो, आप देख रहे हो? ये देख रहे हो? 2001-2 के अंदर जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 100 रुपए का था। तो 100 रुपए के ऊपर महंगाई हो गई तो अगले साल 105, फिर 109, फिर 113, फिर 117। देख रहे हो कैसे महंगाई बढ़ रही है? 122, 129, ऐसे करते 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 2024 में बिल्कुल ताजा लेटेस्ट 24-25 जो साल चल रहा है, अगर आपने जुलाई 2024 के अंदर कोई चीज बेच दी तो उसको 363 से गुणा करना है। डिवाइड किससे करना है? 100 से। अगर खरीदी थी 2001-2 के अंदर, अच्छा अगर आपने खरीदी थी मान लो 2010-11 के अंदर, तो बटा करोगे, डिवाइड करोगे 167 से, मल्टीप्लाई करोगे 363 से। समझ आ गया? यानी कि इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन यानी कि अपनी कॉस्ट प्राइस को एडजस्ट कर लेना और उसको बढ़ा लेना। तो 1 करोड़ की चीज अगर 3 करोड़ में बेची है तो 2 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होगा। 1 करोड़ को पहले डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई किया 363 से, कॉस्ट बन गई 363 करोड़। सेल कंसीडरेशन 3 करोड़, परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 करोड़ 63 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो टैक्सेशन वैसे ही नहीं मिलेगा। ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलता है, मिलता है, मिलता है। जब हम ये लगा लेते हैं ना, ये लगा लेते हैं, तो कैपिटल गेन ही नहीं आता। तो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसलिए का मतलब ये हुआ कि जितने में खरीदी, अच्छा इसके अंदर ना एक और पॉइंट है, जितने में खरीदी प्लस जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी तो कॉस्ट में ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी और अब उसके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट कर दी। एक कमरा था, 2 कमरे और डाल दिए, ऊपर छत बना दी,
और उसके अंदर टाइलें दीवारें तोड़ के नए तरीके से रिनोवेट कर दिया, रिनोवेशन भी इंक्लूड है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कराएगी। तो जिस साल में आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की वो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। 1 करोड़ में खरीदी थी और 50 लाख रुपए आपने 2 साल के अंदर अंदर या 3 साल बाद 4 साल बाद कभी भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेल करने से पहले आपने वो खर्च किया, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और उसके ऊपर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो ना, उसके अंदर टैक्सेशन के अंदर प्लानिंग के हिसाब से जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हुए हैं प्रॉपर्टी को सेल करने में, यानी कि परचेज करने में खर्चे कॉस्ट में ऐड हो गए, इनफैक्ट सेल करने में भी जो खर्चे हुए हैं वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, वो माइनस करोगे आप। फॉर एग्जांपल, आप ब्रोकरेज पे करते हो, 1% ब्रोकरेज पे की, तो वो भी तो खर्चा आपको अलाउ होगा। अच्छा, कई लोग तो ये होते हैं, कहते हैं कि भाई साहब प्रॉपर्टी तो मेरी यहाँ पे है, कहाँ पे? दिल्ली में है, लेकिन जो बायर है वो बेंगलोर का है। अब बेंगलोर वाले बायर से मैं डील करने के लिए गया, कहाँ? बेंगलोर गया, तो मैंने जो एयर टिकट करवाई उसका भी खर्चा अलाउड है, वहां जो होटल में रुका उसका भी खर्चा अलाउड है, वहां पर जो मैंने लोकल कन्वींस ट्रांसपोर्टेशन की उसका भी खर्चा इंक्लूड है। आप समझ रहे हो? यानी कि ऑल द इंसिडेंटल चार्जेस आप सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर सकते हो, सीधा सीधा उसके ऊपर 20% टैक्स बच जाएगा। कई लोगों को पता ही नहीं था, यानी कि एनी कमीशन, ब्रोकरेज, एनी इंसिडेंटल चार्जेस पेड इन रिलेशन टू दी बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो सेलर है उसका भी कोई खर्चा हुआ है तो उसके बिल, वाउचर, टिकट, खर्चा सब संभाल के हमें अपने पास रखना चाहिए। सीधा सीधा वो कैपिटल गेन में से माइनस हो रहा है। आप कह रहे हो ठीक है, समझ आ गया, इंडेक्सेशन समझ आ गई। तो अब इसके अंदर जगमोहन ये बताओ, एग्जम्पशन, एग्जम्पशन, तो क्या जब हमें कोई कैपिटल गेन हो गया तो क्या उसके ऊपर 20% टैक्स देना ही देना है? कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है? हाँ है ना, अवेलेबल। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ये अवेलेबल है। यानी कि शॉर्ट टर्म में कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म यानी कि 3 साल से नीचे, अदर देन रेजिडेंशियल 2 साल रेजिडेंशियल, और जो शेयर्स होते हैं ना लॉन्ग टर्म वाले वो 1 साल होते हैं। तो टाइम लिमिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं। तो वो कैसे बचाएं जगमोहन? अब बचा दो टैक्स। देखो, एक टैक्सेशन बचाने में मैंने आपको बताया कि इंडेक्सेशन का तो बेनिफिट मिलता ही है, प्लस एनी एक्सपेंसेस इंसिडेंटल जो है वो भी मिलते ही है। अब बात करते हैं, आपने ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी, आपके पास एक घर है और वो घर बेच दिया। हो सकता है कि आप घर बेच के नया घर खरीद रहे हो या ना खरीद रहे हो। तो लेकिन अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो और वो आप 2 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे थे अपने पास, और आप इंडिविजुअल हो या प्रॉपर्टी आपने एचयूएफ में ले रखी है, ये मैंने बताया था ना एचयूएफ के क्या बेनिफिट है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो सेम कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। तो आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, और आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच देते हो, प्लॉट नहीं। यानी कि प्रॉपर्टी बेच के जो प्रॉपर्टी खरीदने की बात आ रही है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच के खरीदने की जो बात आ रही है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने की बात आ रही है। तो आपका पहला क्वेश्चन आंसर हो गया कि क्या मैं इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं और टैक्स बच जाएगा? सेक्शन 54 में तो नहीं बचेगा, सेक्शन 54F में बचेगा। हाँ बचेगा। इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच के अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो सेक्शन 54 है, लेकिन खरीदनी क्या पड़ेगी? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच के इंडस्ट्रियल प्लॉट ही खरीद लेते हो तो ना कोई एग्जम्पशन मिलती, तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। प्लॉट बेचा, प्लॉट खरीदा ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची या कुछ भी बेचा और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको एग्जम्पशन मिलती है। अब क्लियर हो गया? ओके। अब सेक्शन 54 की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि जब भी आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि जो सर्कल रेट चल रहा है, सर्कल रेट, तो कम से कम उतने के अंदर आपकी रजिस्ट्री होनी चाहिए सर्कल रेट के हिसाब से। मान लीजिए सर्कल रेट चल रहा है 5 करोड़ का और आपने प्रॉपर्टी बेच दी मात्र 3 करोड़ की। 5 करोड़ का सर्कल रेट चल रहा है और आपने कम में बेच दी 3 करोड़ के अंदर, तो क्या होगा?
जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी ना आपकी, वो 3 के नहीं 5 के हिसाब से ही होगी। और दूसरा, वो जो सामने वाले भाई साहब हैं, जिसने 5 करोड़ के सर्कल रेट की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में खरीद ली, 2 करोड़ रुपए उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा। हो ही जाएगा कि भाई किसी ने 5 करोड़ की चीज आपको 3 करोड़ में दे दी है, तो यानी कि 2 करोड़ का गिफ्ट ही दिया होगा एक तरह से। और सेक्शन 56 के अंदर अगर कोई गिफ्ट रिसीव करता है तो वो उसकी इनकम में ऐड हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो सर्कल रेट से नीचे नहीं बेचनी चाहिए। 5% तक नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 5% से ऊपर नहीं। तो क्या सर्कल रेट से ऊपर बेच सकते हैं? हाँ हाँ, बेच सकते हैं, ऊपर की कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तो जो रेट है उसके ऊपर हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी। अब उसके बदले में सेक्शन 54 कहता है कि आप एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लो। अच्छा, अब ये दो कर दी उन्होंने, दो भी खरीद सकते हो। आप अब तब खरीदें। अच्छा, खरीद भी सकते हो और उसको कंस्ट्रक्ट भी करा सकते हो। वो कहते हैं देखो जी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का ना एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। ऐसे थोड़ी है कि मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी और मैं सड़क पे आ गया और मैंने कहा कि अब ढूंढो नई प्रॉपर्टी और खरीदो ना। गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हो तो प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले भी अगर आपने कोई सौदा कर लिया है और प्रॉपर्टी खरीद ली है, क्योंकि कोई इंसान क्या करेगा, नई प्रॉपर्टी का सौदा करेगा, फिर अपनी एग्जिस्टिंग बेचेगा और वह नई में शिफ्ट करेगा। तो अगर 1 साल पहले भी, यानी कि डेट ऑफ सेल से 1 साल पहले भी अगर आपने खरीद ली है वो प्रॉपर्टी, तो भी एग्जम्पशन उसकी काउंट हो जाएगी। अरे वाह, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने बेच दिया है तो बस अभी खरीदो, अभी खरीदो, अभी खरीदो। खरीदने का समय 2 साल का है। कोई बात नहीं, 2 साल तक आप खरीद सकते हो। लेकिन सरकार को कैसे पता लगेगा कि कैपिटल गेन के हिसाब से आप सोच के चल रहे हो? तो एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको। कहाँ पर? अपने बैंक में। बैंक में जाओगे, उनको बोलोगे कि मैं जी आपके पास कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी तो बेच दी है, पैसे उसके मेरे पास आ गए हैं, लेकिन अभी नई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही। देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये बिल्डर हैं, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं सही जगह नहीं मिल रही, स्कूल वहां पर अभी अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वट। तो आपने क्या किया, वो पैसा उठा के बैंक के कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दिया। अब एक बार पैसा आपका कैपिटल गेन अकाउंट में चला गया, तो जिस साल आपने प्रॉपर्टी बेची है उस साल के कैपिटल गेन में से तो एग्जम्प्ट हो गया, टैक्स नहीं लगेगा आपको, 20% टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब ये जो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में चला गया ना, इसको आप विड्रा नहीं कर सकते बाहर। अब इसमें से जो चेक कटेगा ना, वो सीधा का सीधा उसी के नाम पर कटेगा जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। क्या कोई बिल्डर है तो उसके नाम पर ये चेक इशू होगा। तो अपने पैसे खुद के जमा करा के निकालने से पहले फिर आपको नई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट ये वो सब बैंक को जमा कराना पड़ता है। और बैंक चेक जो है सीधा उसी के नाम पे बनाता है, यानी कि कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, खुद करा रहे हो कंस्ट्रक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 साल तक अपने घर, नए घर को कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। लेकिन क्या रूल वही था कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको जो कैपिटल गेन के बराबर का अमाउंट है उसको कैपिटल गेन बैंक अकाउंट में जमा करा के रखना पड़ेगा। और जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस समय या तो नई प्रॉपर्टी खरीद ली है उसके पेपर दिखाओगे, अगर नहीं खरीदी तो कैपिटल गेन अकाउंट की पासबुक दिखाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा है, ये कुछ ना सरकार पंगा लेती रहती है। वो कहते हैं कि अब ना सेक्शन 54 की एग्जम्पशन आप वंस इन ए लाइफ टाइम ले सकते हो। और उसकी भी लिमिट उन्होंने 2 करोड़ रुपए तक की कर दी, वरना लोग 50 करोड़ 100 करोड़ प्रॉपर्टियां बेचते चले जा रहे थे। ये एक बड़ी डेंजरस चीज आ गई इसके अंदर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल जो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है, मैंने आपको बताया ब्रोकरेज, एयर टिकट, होटल, ट्रैवल, और मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सारी की सारी माइनस हो जाएगी। और पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा अगर आपने नई प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदी है। और जो नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है ना, ये भी ध्यान रखना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली, ओके, टैक्स बच गया, कोई टैक्स नहीं लग रहा। अब ये जो नई प्रॉपर्टी है ना, इसको आपने अगले
तीन नहीं, रेजिडेंशियल दो, अगले 2 साल तक बेचना नहीं है ना, अगले 2 साल तक बेचना नहीं है, होल्ड करना है उसको, तभी मिलेगा। अगर आपने बेच दी, जिस साल में बेच दी, जिस साल में बेच दी नई प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एग्जम्पशन लिया था, तो जितनी एग्जम्पशन ली थी ना सेक्शन 54 में, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो यानी कि होल्ड करना पड़ेगा नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गई, कैपिटल गेन से बचने का तरीका ये है कि अगर मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको बेच के दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीद सकता हूं। तो तो अगर मान लो जो मैंने बेचा है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच दिया, तो उसके ऊपर फिर मुझे देना पड़ेगा कैपिटल गेन ना, उसके लिए भी एग्जम्पशन है सेक्शन 54F की। अगर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है, अब अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, मान लीजिए गोल्ड हो सकता है, तो जितने भी अदर तरह के कैपिटल एसेट हैं वो भी आप कर सकते हो। लेकिन 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 जब आपने एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, तो उस समय आपके पास सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं, ऑलरेडी 2 हैं, और उधर से आपने प्लॉट बेच दिया, कोई प्लॉट बेच दिया, और उसके ऊपर या गोल्ड बेच दिया, उस पर कैपिटल गेन हो गया। अब आप बोल रहे हो कि चलो मैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और खरीद लेता हूँ, तो 3 हो जाएंगी ना फिर तो, ना, एक होनी चाहिए उस समय के ऊपर जिसने इसकी एग्जाम्पशन लेनी है, वरना ये मिलेगी नहीं। इस बात का ध्यान ही नहीं रखते लोग, बाद में फिर परेशान होते हैं। अच्छा, तो खरीदना क्या है, इंडस्ट्रियल प्लॉट बेच के इंडस्ट्रियल प्लॉट ना, जी ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। कब तक, टाइम वही है कि 1 साल पहले या 2 साल के बाद कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 3 साल के अंदर अंदर। और यहां पर एक फर्क है, क्या फर्क है, अगर आपने जो बेचा वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने जो बेचा वो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, जैसे कि लैंड था, तो जितने पैसे मिले हैं ना, जितने पैसे मिले हैं, अब कैपिटल गेन की बात नहीं हो रही, जितने पैसे आपको मिले उस प्रॉपर्टी को सेल करके, पूरे के पूरे पैसे जो है आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने हैं, पूरे। अगर पूरे नहीं किए तो प्रपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगी। मान लीजिए आपने आधे पैसे इन्वेस्ट किए, जितना सेल किया उसके जो पैसे आए उसके आधे किए, तो आपको फिर कैपिटल गेन भी आधा ही बचेगा। आपने 60% इन्वेस्ट किए तो 60% बचेगा, 90% इन्वेस्ट किए तो 90% बचेगा, 30% किए तो 30% बचेगा। ये बस सेक्शन 54F की ना परेशानी है। सेक्शन 54 में क्या था, सेक्शन 54 में ये था कि रेजिडेंशियल बेच के रेजिडेंशियल खरीदते हो तो जितना कैपिटल गेन आता है ना, सिर्फ कैपिटल गेन नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था। यानी कि अगर हमने 2 करोड़ की कॉस्ट वाली चीज 2.5 करोड़ में बेच दी, सोचो, 2 करोड़ की कॉस्ट वाली चीज 2.5 करोड़ में बेच दी, और रेजिडेंशियल थी वो, तो मात्र 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना था हमें, मात्र 50 लाख का। लेकिन अगर जो हमने बेचा है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट है और वो 2.5 करोड़ का बेचा है, तो भाई साहब 2.5 के 2.5, मैडम 2.5 के 2.5 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर। पता लग गया फर्क, दोनों का मोटा फर्क है। वहां मात्र कैपिटल गेन 50 लाख इन्वेस्ट करना था, यहाँ पे पूरी सेल कंसिडरेशन करनी थी। आपने कहा नहीं नहीं, 2.5 करोड़ की तो बेची है, कम से कम 1.25 करोड़ तो मैं अपने इस्तेमाल करूंगी, तो फिर प्रोपोर्शनेटली आपको रिडक्शन मिलने वाली है। ये बड़ी बात लोग ध्यान रखते नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन के बराबर का पैसा 54F के अंदर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो कैलकुलेशन में फिर दोबारा से टैक्स जमा कराना पड़ गया, और इंटरेस्ट जमा कराना पड़ा अलग 234B और सी का। आप कह रहे हो जगमोहन अच्छा किया तुमने आज का सेशन ले लिया, अब हमें पता लग गया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं कि अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। खरीद रेजिडेंशियल ही रहा हूं, तो रेजिडेंस बेच के रेजिडेंस खरीदते हो फिर तो सीधी सीधी एग्जाम्पशन है। लेकिन अदर देन है तो पूरी सेल कंसीडरेशन जमा करानी पड़ेगी। और अगर तब तक नहीं करा पाए, 2 साल तक का समय है ना, तब तक तो कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाओ बैंक के अंदर। और जो नई प्रॉपर्टी है ना अदर देन रेजिडेंशियल के अंदर, वो 3 साल तक आप फिर बेच नहीं सकते, क्योंकि आपने उसके ऊपर एग्जाम्पशन ली हुई है। नहीं तो लोग क्या करेंगे,
बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, लोग लगे हुए थे करने के लिए, कहते हैं प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, बढ़िया। रेजिडेंशियल खरीदो बेच दो, कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, और खरीदो फिर बेच दो, कोई नहीं लगता, और खरीदो बेच दो। अरे नहीं यार, जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है अब उसको 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, आग लग जाएगी। तभी तो वो कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी बेच के 2 प्रॉपर्टियां खरीद सकती हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि परिवार बड़े हो रहे हैं तो जरूरत पड़ती है 2 प्रॉपर्टियों की। तो गवर्नमेंट ये जो सेक्शन लेकर आई है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, उसके पीछे की इंटेंशन ये है कि मार्केट में कहीं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियों के रेटों में आग ना लग जाए, लोग अपने एग्जाम्पशन के चक्कर के अंदर खरीद बेच ना करते रहें। तभी वो रेजिडेंशियल के अंदर 2 करोड़ की लिमिट लेकर आए, वंस इन लाइफ टाइम लेकर आए सेक्शन 54। और यहाँ पर उन्होंने टोटल सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया। आप कह रहे हो मैं ना खरीदता रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नहीं खरीदनी मेरे को कैपिटल गेन हो गया कैपिटल गेन, चलो हो गया कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है आपने, तो आप फिर बॉन्ड खरीद लो। सेक्शन 54 के बॉन्ड होता है ना, नाबार्ड के बॉन्ड आते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बोर्ड जो है उसके, खरीद लो आप बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड भी जो आप खरीद सकते हो ना, अगर आपको मान लो कैपिटल गेन हुआ है 25 लाख का, तो 25 लाख के खरीद लो। 50 लाख का हुआ तो 50 लाख खरीद दो। 55 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है आपको, तो आप 50 लाख तक की ही छूट ले सकते हो एक पैन नंबर के अगेंस्ट में। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम पे थी और आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आधा कैपिटल गेन वाइफ का, आधा कैपिटल गेन हस्बैंड का, तो दोनों ही 50-50 लाख रुपए कैपिटल गेन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा, 5 साल का लॉक इन पीरियड है। हाँ, टैक्स बच गया ना, 20% टैक्स बच गया, प्लस 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता चला जाएगा। तो आप देखो 20% टैक्स बचा लिया, और आपको इधर से 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। तो ये जो बॉन्ड खरीदते हैं इसमें कुछ मिलता भी है, हाँ इंटरेस्ट मिल जाता है, 5% 6% इंटरेस्ट मिल जाता है। कहाँ से खरीदें, देखो जैसे ये बजाज कैपिटल वाले हैं ना, तो उनसे खरीद लो, नहीं तो फिर जो आपके बैंक हैं वो डील करते हैं इसके साथ में, तो मिल जाते हैं बड़े आराम से, बॉन्ड मिल जाते हैं। तो कहाँ कितने तक के खरीद सकते हो, 50 लाख रुपए तक के आप बॉन्ड परचेज कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा था आपने कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर, और मैंने इसको आंसर कर दिया है, थोड़ा डिटेल में आंसर कर दिया। ये बताते हुए आंसर कर दिया मैंने कि कैपिटल एसेट आखिर होता क्या है। हाँ जी, फटाफट से रिव्यू कर लो ताकि आपको ठंड पड़ जाए। कैपिटल एसेट होता क्या है, लैंड बिल्डिंग गोल्ड, रूरल एग्रीकल्चर नहीं है। 2 तरह के कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। टैक्स का रेट क्या है, 20% का, शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल रेट है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा आपको, सिर्फ मिलेगा लॉन्ग टर्म के ऊपर। एग्जम्पशन मिल जाएगी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलनी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हो और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सिर्फ कैपिटल गेन के बराबर का अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। 2 साल का समय मिल रहा है खरीदने के लिए, 3 साल का समय मिला है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, 1 साल पहले का समय मिल रहा है आपको। सारे के सारे खर्चे आपको इसके अंदर अलाउ हो जाने हैं, टैक्स आपको लगना है सिर्फ इंडेक्सेशन की बेनिफिट निकाल के। अदर देन रेजिडेंशियल अगर आप खरीदते हो तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उस समय आपके पास होनी चाहिए। अगर आप दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो, 2 साल का टाइम मिल गया, 3 साल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, सारी सेल प्रोसीड कर सकते हो, कैपिटल गेन अकाउंट पे डालना पड़ेगा। नई प्रॉपर्टी 3 साल में बेचनी नहीं, और बॉन्ड आप 50 लाख तक के खरीद सकते हो। और अगर आप भी कैश फ्लो कम्युनिटी में अपने आप को ऐड करवाना चाहते हैं तो भेजो मुझे व्हाट्सएप, ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर है 9811269798। ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी। और बाकी जेएस से ऑनलाइन तो आपके लिए कैश फ्लो हेल्पलाइन है, इसमें तो आप खूब सारे पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते हुए खूब 1 to 1 कर रहे हो, मजे ले रहे हो लाइफ के, लेते रहो करते रहो और कैश रिच बिजनेस बनते रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। समय देखो 5:30 है, आधे घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए सेशन, आप ही कहते हो ना। तो चलिए मुझे बताओ, हाउ इज टुडेज सेशन फॉर यू, जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी टाइप कर देना, तो बात कर लेते हैं। प्रदीप मदोगरिया जी कह रहे हैं थैंक यू सर फॉर द मच नीडेड अंडरस्टैंडिंग, क्या बात है, योर विश माई कमांड। जो भी सवाल है ना,
कैश फ्लो का, प्लानिंग का, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पिछले 24 सालों से, तो मजा आ रहा है, आप ही से सीख रहा हूँ, आप ही को बता रहा हूँ। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आज का सेशन मुझे लगा वंडरफुल एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ लो। ओके प्रदीप जी, ओके थैंक यू वेरी मच। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट, आपका आज पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के महेश्वरी जी, अप्रिशिएट डिटेल्ड नॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड एवरीबडी, आप भी ना जो है पूरी तरीके से अब इसको इम्प्लीमेंट करते रहो। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी धन्यवाद, लोकेश जी धन्यवाद, मृदुल जी, सलील गुप्ता जी, शरद महेंद्रा जी, सुरेंद्र नामदेव जी, एंड एवरीबडी हु इज पार्टिसिपेटिंग। और बाकी जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो पूरा एंजॉय करेंगे करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट सैटरडे एक और कैश फ्लो मास्टरी का वैल्यूएबल इंसाइटफुल सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय।